आप सभी का स्वागत है हिम ज्ञान कुंज में। आज हम अपने इंडियन पॉलिटी का जो सैलेंट फीचर्स डिस्कस कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके लास्ट जो फीचर है यानी कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, उसको डिस्कस करेंगे। आप लोग जानते हैं कि हमने जो पिछली वीडियो थी उनमें फेडरलिज्म को डिस्कस कर दिया था, longest known constitution of the world, balance among different political doctrines, independence of judiciary, accountable financial management, independence of civil services, parliamentary democracy। और आज जो हम पढ़ेंगे वो है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। तो इसको डिस्कस करेंगे आज डिटेल में। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन में क्या है कि हम डिसेंट्रलाइज करेंगे अपने जो भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनको लोकल लेवल पे। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है कि मान लो जैसे जैसे कि हमारी स्टेट अथॉरिटी है, तो स्टेट अथॉरिटी में क्या करेंगे हम कि डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे, उसका स्टेट से लेके कहाँ पहुँचाएंगे, उसको लोकल लेवल पे। तो क्या करेंगे हम कि जो स्टेट अथॉरिटी है उसका डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे ताकि हम जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनको लोकल लेवल पे भी इस्टेब्लिश कर सकें। इससे क्या होगा कि कम्युनिटी एम्पावरमेंट होगी, जैसे लोकल लेवल पे जो कम्युनिटी है वो एम्पावर होगी, राइट। तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन में क्या करेंगे, स्टेट अथॉरिटी को डिसेंट्रलाइज करेंगे लोकल लेवल तक, जिससे क्या हो सके, कम्युनिटी एम्पावरमेंट हो सके, राइट। एक ये कारण डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। सेकंड, जो हमारे जो गांधी जी थे उनकी फिलॉसफी थी कि बॉटम टू अप अप्रोच रखनी है। बॉटम में हो गया ना लोकल लेवल, यहाँ पे हो गया मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट। तो गांधी जी की फिलॉसफी थी कि बॉटम टू अप अप्रोच रखनी है हमने। तो उस अप्रोच को भी फुलफिल कर रहे हैं हम, किसके थ्रू, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू। जिससे कि क्या होगा कि हम स्ट्रेंथन कर सकेंगे ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी को, जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उनको। तो जो ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी है, ग्रास रूट लेवल की जो डेमोक्रेसी है उसको भी स्ट्रेंथन कर सकेंगे। गांधी जी की फिलॉसफी बॉटम टू अप अप्रोच। तीसरा जो हमारा डीपीएसपी है, जो हमारे डीपीएसपी में आर्टिकल 40 है, वो कहता भी है कि हमें क्या एस्टेब्लिश करना है, पंचायती सिस्टम विलेज लेवल पे। जो डीपीएसपी है उसमें आर्टिकल 40 कहता है कि पंचायत सिस्टम होना चाहिए विलेज लेवल पे। उसके बाद आपको ये भी पता होगा कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था 1992 में। 73rd में बात की थी हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की। इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड हुआ था 73rd अमेंडमेंट के बाद पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को। ये भी एक स्टेप था डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के लिए। 74 में हमने बात की थी जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस वगैरह हैं, मतलब अर्बन लेवल पे, राइट। अर्बन लेवल पे डिसेंट्रलाइजेशन हो, उसके लिए 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था। और फिर एक और आया था जो 97 में आया था, जिसके 2097 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 में आया था ये। इसके थ्रू क्या था कि कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज़ है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एस्टेब्लिश करनी है, ठीक है। ये भी एक क्या था, डिसेंट्रलाइजेशन का ही फीचर था कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज इस्टेब्लिश करेंगे हम 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 के अंडर, राइट। और डीपीएसपी में मेंशन है ये आर्टिकल 43 क्लॉज ए के अंडर कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को प्रमोट करना है। डीपीएसपी में है ये, राइट। डीपीएसपी में आर्टिकल 43 क्लॉज ए के थ्रू। तो मैंने आपको ये सब बातें बताई जिसके अंदर हम इंश्योर कर रहे हैं डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। फिर से बताता हूँ आपको, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन क्यों कर रहे हैं हम, कि जो स्टेट अथॉरिटी है उसको हम डिसेंट्रलाइज करके लोकल लेवल तक पहुंचाए, ताकि क्या हो, जो हमारी कम्युनिटी है वो एम्पावर्ड हो। ये था पहला, राइट। कम्युनिटी एम्पावरमेंट करना है जिसमें हम स्टेट अथॉरिटी को डिसेंट्रलाइज करेंगे लोकल लेवल तक, काय के लिए, कम्युनिटी एम्पावरमेंट के लिए। दूसरा मैंने बताया कि गांधी जी की हमारी फिलॉसफी थी बॉटम अप अप्रोच की, ताकि जो ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी है उसको हम मजबूत कर सकें। तीसरा मैंने बताया आपको आर्टिकल 40 हमारे डीपीएसपी में जो बताया कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन होना चाहिए लोग विलेज लेवल पे, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन होना चाहिए विलेज लेवल पे। डीपीएसपी में आर्टिकल 40 है हमारा, राइट।
उसके बाद मैंने आपको बताया 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला हमारी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को। उसके बाद बताया था 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया हमने अर्बन लोकल बॉडीज़ को, राइट, अर्बन लोकल बॉडीज़ को। और लास्ट में मैंने बताया था कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी प्रमोट करनी है, तो उसके लिए 97th, उसके लिए क्या आया था, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 में आया था ये, राइट। आर्टिकल है डीपीएसपी में इसका 43 क्लॉज ए, कि हमारे को प्रमोट क्या करनी है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, राइट। तो ये है, ये तो था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब वो कौन कौन से कारण हैं जिसके थ्रू हम इंश्योर कर रहे हैं कि हम प्रमोट करेंगे डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। सबसे पहले हमने क्या किया कि डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर को क्रिएट करने की कोशिश की, क्रिएशन ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर। इसमें हमने क्या किया कि जो हमारा 73rd या 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, उसके अंडर हमने क्या किया इसमें कि जो आर्टिकल 243A है, उसमें हमने बात कर दी कि ग्राम सभा बनानी है आपको, ग्राम सभा, राइट, विलेज लेवल पे होती है, आपको पता ही होगा, पंचायत लेवल पे डायरेक्ट मतलब डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करती है। तो डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर क्रिएट किया हमने सबसे पहले। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए पहला कदम था क्रिएशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। स्ट्रक्चर में हमने क्या किया, सबसे पहले अंडर आर्टिकल 243A क्या एस्टेब्लिश की, ग्राम सभा। यहाँ पे क्या होगा कि हम फॉर्मुलेट करेंगे पब्लिक पॉलिसी को, कहाँ पे, विलेज लेवल पे। गांव से पूछेंगे क्या दिखते हैं, उसके हिसाब से जो पॉलिसी उसको फॉर्मुलेट करेंगे। तो ये एक तरह से डिसेंट्रलाइजेशन हुआ ना, मानते हैं ना, आपकी विलेज लेवल से पॉलिसीज क्रिएट हो रही हैं उनकी ज़रूरतों के हिसाब से। तो पहला कदम था 243A के अंडर, आर्टिकल 243A के अंडर ग्राम सभा इस्टेब्लिश की हमने, राइट। ये आपको पता ही है 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद आए थे आर्टिकल 73 और 74 के बाद, ठीक है। तो आर्टिकल 243A जिसके अंडर हमने क्या बनाई, ग्राम सभा। वहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब हम फॉर्मुलेशन कर रहे हैं जो हमारी पब्लिक पॉलिसी है विलेज लेवल पे, राइट। दूसरा कदम उठाया हमने आर्टिकल 243B को ऐड करके। आर्टिकल 243B में बताया कि 3 टियर सिस्टम होगा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में। हालांकि पीसा एक्ट के अंडर कुछ प्रोविजन भी है, कहीं पे 2 स्ट्रक्चर भी है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में जैसे, चलो उसको कभी और बताऊंगा मैं डिटेल में, पर इसको डिस्कस करते हैं फिलहाल। कि जो आर्टिकल 243B है उसके अंडर हमने इंश्योर किया कि 3 टियर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए। ये 3 टियर कैसे होंगे, एक तो होगा विलेज लेवल पे, राइट, एक होगा इंटरमीडिएट लेवल पे, राइट, और एक होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। 3 लेवल होंगे, मैं बताता हूँ। जो आर्टिकल 243B है उसके अंदर बताया हमने कैसा होगा, 3 टियर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस होंगे। एक होगा हमारे विलेज लेवल पे, राइट, एक होगा इंटरमीडिएट पे बीच में, और एक होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, राइट। तो ये 3 स्टेज होगी, विलेज, इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल, 3 टियर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन भी इंश्योर किया हमने। ये स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं हम, जो हमने स्ट्रक्चर बनाए डिसेंट्रलाइजेशन करने के लिए। पहला बताया था मैंने आपको ग्राम सभा 243A में, ग्राम सभा। अब 243B में बताया मैंने आपको कि 3 टियर स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, जिसमें क्या होगा, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का 3 टियर स्ट्रक्चर होगा 243B में, विलेज, इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, राइट। इतना समझ आ गया। अगला हमने क्रिएट किया 243Q, 243 आर्टिकल Q में। 243Q क्या गया कि हमने जैसा 3 टियर स्ट्रक्चर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में था, वैसे ही 3 टियर बनाया, किसमें, अर्बन लोकल बॉडीज में। अर्बन लोकल बॉडीज में भी 3 टियर स्ट्रक्चर हो, उसके लिए आर्टिकल जोड़ा 243Q 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, राइट। आर्टिकल 243Q कहता है, क्यू कहता है 3 टियर अर्बन लोकल बॉडी स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। ये कैसे होगा, जैसे एक हो गया म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, पता है हिमाचल में 2 हैं आपको, शिमला में है और एक कहाँ है, धर्मशाला में। तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो गया, म्युनिसिपल काउंसिल्स होगी, और फिर क्या होगी, जो लास्ट होगी वो होगी नगर पंचायत, राइट। म्युनिसिपल काउंसिल,
म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल और नगर पंचायत। तो अर्बन लोकल बॉडीज में भी 3 स्ट्रक्चर हमने क्रिएट किए, राइट। उसके बाद एक और प्रोविजन था जो था 243S, इसको याद रखना आप। जो स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं अभी हम डिसेंट्रलाइज की, 243S कहता है कि अर्बन लेवल पे जो वार्ड कमेटी है वो क्रिएट करनी है आपको। अर्बन लोकल बॉडी लेवल पे वार्ड कमेटी क्रिएट करनी है, पर कब करनी है ये वार्ड कमेटी? अगर वहाँ की जो एरिया की पॉपुलेशन है वो 3 लाख है या इससे ज़्यादा है। ध्यान से सुनिए, आर्टिकल 243S कहता है अर्बन लोकल बॉडी के बारे में कि आपको वार्ड कमेटी क्रिएट करनी है अगर आपका जो एरिया है वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 3 लाख है या 3 लाख से ज़्यादा है। तो सिंपली समझो आप, वार्ड कमेटी बनेगी जहाँ पे पॉपुलेशन 3 लाख या 3 लाख से ज़्यादा है अंडर आर्टिकल 243S, राइट। ये समझ आ गया। और एक सबसे इंपॉर्टेंट जोड़ा आर्टिकल 243K, इसको आप स्टार मार्क कर लो, पेपर में पूछ ही लेंगे। देखो आर्टिकल 243K क्या कहता है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन क्रिएट करना है आपने। डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर लेवल पे, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट कदम था 243K, जिसके अंडर आप क्या करेंगे, स्टेट इलेक्शन कमीशन क्रिएट करेंगे। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो कि कंडक्ट करेगा इलेक्शन पंचायती, जो कि कंडक्ट करेगा इलेक्शन हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए भी और अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए भी, ठीक है। अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए भी और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए भी कंडक्ट कौन करेगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन। क्योंकि आप जानते हैं ना कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो तो सिर्फ इलेक्शन करवाएगा लोकसभा के लिए या फिर जो हमारे राज्यसभा है उनके लिए भी, और जो हमारे प्रेसिडेंट जी है उनके इलेक्शन के लिए भी, और जो हमारे स्टेट इलेक्शन है उनको भी, जो हमारे स्टेट इलेक्शन है उनको भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कंडक्ट करता है, और वाइस प्रेसिडेंट के भी। पार्लियामेंट के इलेक्शन हो गए हमारे, जैसे लोकसभा वगैरह के, राज्यसभा के, और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट और लेजिस्लेटिव असेंबलीज के स्टेट लेवल पे इलेक्शन कमीशन। अब हमारे को कंडक्ट करने थे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के इलेक्शन भी और अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए भी। तो हमने क्या किया कि स्टेट लेवल पे स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया अंडर आर्टिकल 243K। याद रखिएगा, अंडर आर्टिकल 243K स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट किया स्टेट लेवल पे, जो कंडक्ट करेगा इलेक्शन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए और अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए, राइट। तो ये थे कुछ डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर के बारे में। अब एक मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, और अब क्या किया हमने, अब क्या हमने एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को कैसे डिसेंट्रलाइज करना, लिखा नहीं है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है उसको किस तरह से, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है डिसेंट्रलाइजेशन करना है उसके बारे में अगला पॉइंट था ये, राइट। अब क्या पढ़ेंगे हम, ध्यान से सुनिएगा, लिख लीजिएगा। अब पढ़ेंगे हम एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को किस तरह से डिसेंट्रलाइजेशन किया है। तो आपको पता होगा कि जो हमारा स्केड्यूल, जब 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था तो हमारा क्या जुड़ा था, स्केड्यूल 11 जुड़ा था कॉन्स्टिट्यूशन में, पता होगा आपको। तो जो स्केड्यूल 11 है उसने क्या किया है कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उनको 29 सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। इन 29 सब्जेक्ट्स के ऊपर जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं वो काम कर सकती है, मतलब उसको एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दी गई है इन 29 सब्जेक्ट्स में, राइट। ये मेंशन है अंडर आर्टिकल 243G में। फिर से सुनिए, पहला पढ़ा था हमने क्रिएशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन स्ट्रक्चर, अब क्या पढ़ रहे हैं हम, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, प्रशासनिक शक्तियां हैं, उनको किस तरह से हमने डिसेंट्रलाइज किया। तो उनको किया हमने आर्टिकल 73 जब आया था, सॉरी जब अमेंडमेंट आई थी 73rd 1992 में, तो उसमें हमने स्केड्यूल 11 जोड़ा अंडर आर्टिकल 243G, आर्टिकल 243G, जिसमें जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उनको एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दी गई कितने सब्जेक्ट्स के ऊपर, 29 सब्जेक्ट्स के ऊपर। कितने के ऊपर, 29 सब्जेक्ट्स के ऊपर। उसी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दी हमने, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दी हमने किसको, अर्बन लोकल बॉडीज को भी दी। हम अर्बन लोकल बॉडीज को दी 74th अमेंडमेंट के थ्रू, और स्केड्यूल वहाँ था 11, यहाँ कितना है 12। स्केड्यूल 12 में 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दी, प्रशासनिक शक्तियां दी अर्बन लोकल बॉडीज को, जिसमें बताए गए हैं 18 सब्जेक्ट। पंचायती राज में कितने थे,
ये भी याद रखना है आपको। 29 यानी कि अर्बन से ज़्यादा थे, 29 सब्जेक्ट्स थे। और इसमें कितने हैं, इसमें है 18 सब्जेक्ट्स। कितने हैं, 18 सब्जेक्ट्स। वहाँ था आर्टिकल 243G, यहाँ पे आर्टिकल 243W के अंडर। याद रखिएगा, आर्टिकल 243W, वहाँ था 243G। यहाँ पे 18 सब्जेक्ट, पंचायती राज में कितने थे, 29 सब्जेक्ट। याद रखिएगा ये है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। लिख लीजिएगा, ये मैंने लिख नहीं पाया यहाँ पे। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है, राइट। तो ये हो गया, दो चीज़ हो गई यहाँ पे, क्रिएशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन स्ट्रक्चर, और दूसरा हो गया डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर मैंने आपको दोनों का बता दिया, अर्बन लोकल बॉडीज़ का भी और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का भी। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे डिवोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स। अब जो फाइनेंशियल पावर है उनका किस तरह से डिवोल्यूशन किया। तो जब 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ तो उसमें आर्टिकल जोड़ा हमने 243H। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर आर्टिकल जोड़ा 243H। इसने फाइनेंशियल पावर दे दी किसे, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को, कि वो लोकल फंड की क्रिएशन भी कर सकते हैं और डिवोल्यूशन कर सकते हैं टैक्सेशन पावर्स का भी अपनी, राइट। उनको पावर दे दी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कि वो क्या करेंगे, अपना लोकल फंड भी क्रिएट कर सकते हैं और दूसरा जो उनकी टैक्सेशन पावर है उसका डिवोल्यूशन भी कर सकते हैं, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह से साइमल्टेनियसली हमने अर्बन लोकल बॉडीज़ में भी कर दिया। ये तो क्या था, पंचायती राज इंस्टीट्यूट में 243H के अंडर कि आप फंड भी क्रिएट करो, टैक्स भी लगाओ, 243H। अब इसी तरह अर्बन लोकल बॉडी में किया हमने। अर्बन लोकल बॉडी के लिए हमने जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसके अंडर किया, राइट, कि वो भी टैक्स लगा सकते हैं और अपना फंड क्रिएट कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 240 बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 74। और अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो याद रखिएगा, जो आर्टिकल 243I था, याद रखिएगा, स्टार मार्क कर लो इसको भी, आर्टिकल 243I था हमारा, उसके अंडर क्या हमने बोला कि हम क्रिएट करेंगे स्टेट फाइनेंस कमीशन। स्टेट फाइनेंस कमीशन एक होता है ना, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 243I के अंडर, याद रखिएगा, पिछले में बताया था 243K में क्या बनेगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन, राइट। अब बढ़ रहे हैं हम 243I के बारे में। 243I कह रहा है कि क्या बनेगा, स्टेट फाइनेंस कमीशन। ये कुछ जाएंगे क्वेश्चन आर्टिकल वाइज ही। क्या क्रिएट करेंगे अंडर आर्टिकल 243I, हम क्रिएट करेंगे स्टेट फाइनेंस कमीशन। काम क्या होगा स्टेट फाइनेंस कमीशन का, वैसे ही होगा सेंट्रल गवर्नमेंट की, ताकि जो भी नेट प्रोसीड्स आई हैं टैक्सेस की, उनको स्टेट गवर्नमेंट और जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है उसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना, राइट। जो भी नेट प्रोसीड्स होती हैं टैक्सेस की, स्टेट गवर्नमेंट उसको डिस्ट्रीब्यूट करना स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट में, राइट। तो ये होगा 243I के अंडर, जो उसमें कंस्टिट्यूट किया हमने स्टेट फाइनेंस कमीशन 243I, याद रखिएगा। उसके बाद हमने क्रिएशन की कोऑर्डिनेटिंग स्ट्रक्चर की, जिससे हम इंश्योर कर रहे हैं डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, क्रिएशन ऑफ कोऑर्डिनेटिंग स्ट्रक्चर। अब कोऑर्डिनेटिंग स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं। कोऑर्डिनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या किया हमने कि जो हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं और अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, वो दोनों मिलके क्रिएट करेंगे क्या, एक डिस्ट्रिक्ट प्लान कमेटी। क्या क्रिएट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट प्लान कमेटी, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और अर्बन लोकल बॉडीज़ मिलके, जिससे क्या करेंगे, आसानी हो जाएगी उनको कि कोई भी डेवलपमेंट प्लान है जिसमें मतलब कॉमन इश्यूज हैं अर्बन के भी और लोकल के भी, तो उसके लिए एक कॉमन प्लान बना सकते हैं वो, राइट। तो एक कोऑर्डिनेटिंग स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है किसके अंडर, आर्टिकल 243ZD में। आर्टिकल 243ZD, आर्टिकल 243ZD में एक डिस्ट्रिक्ट प्लान कमेटी बनेगी। क्या बनेगी, एक डिस्ट्रिक्ट प्लान कमेटी। डिस्ट्रिक्ट प्लान कमेटी क्या करेगी, क्योंकि जो भी कॉमन इश्यूज हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के और अर्बन लोकल बॉडी के, उनको मिलके एक ड्राफ्ट बनाएंगे, दोनों मिलके काम करेंगे किसमें, डिस्ट्रिक्ट प्लान कमेटी। डिस्ट्रिक्ट प्लान कमेटी, याद रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट प्लान कमेटी, आर्टिकल 243ZD।
सॉरी, उसी तरह हम मेट्रोपॉलिटन प्लान कमेटी भी बनाएंगे। वो बनाते हैं अंडर आर्टिकल 243 ZE। आर्टिकल 243 ZE में हम क्या बनाएंगे, मेट्रोपॉलिटन प्लान कमेटी। मेट्रोपॉलिटन प्लान कमेटी बनाएंगे 243 ZD में, जो कि क्या करेगी, जो स्टेट गवर्नमेंट है और यूनियन गवर्नमेंट है वो यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग स्ट्रक्चर के थ्रू पॉलिसीज बनाएगी। क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है ना, जैसे कि आपको पता है दिल्ली है, महाराष्ट्र है, वहाँ पे अब क्या करेगी, जो यूनियन गवर्नमेंट है हमारी और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो मिल के कोऑर्डिनेट करके कोई प्लान बनाएगी, जो कि कॉमन प्लान होगा दोनों का, उसको कहते हैं मेट्रोपॉलिटन प्लान कमेटी बनाएगी। वो प्लान अंडर आर्टिकल 243 ZE में, सॉरी ZD में तो है डिस्ट्रिक्ट प्लान कमेटी और ZE में है मेट्रोपॉलिटन प्लान कमेटी, राइट। अब इसमें एक और काम हुआ, वो था एम्पावरमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बताया कि 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 2011 में, और आर्टिकल 43A में भी है, ये DPSP में भी जोड़ा हुआ है, DPSP, राइट। तो जब हमने एम्पावरमेंट करना था, ये भी एक डिसेंट्रलाइजेशन स्ट्रक्चर के अंडर ही आता है, तो हमने लाया 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011, जिसके थ्रू हमने एम्पावर किया किसे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, राइट। और एक आर्टिकल भी जोड़ा कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ऐड करनी है, बनानी है, ऑर्गेनाइज करनी है, उसके लिए जोड़ा आर्टिकल 243A DPSP में हमारे, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। हमें करना क्या है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑर्गेनाइज करना है स्ट्रक्चर, उनको फाइनेंशियल एम्पावरमेंट करना है, एक अकाउंटेबल प्रोसेस हो काम का वो इंश्योर करना है। तो यही सब है कि हमने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को भी इस्टेब्लिश किया, राइट। कहाँ पे, रूरल लेवल पे और अर्बन लोकल लेवल पे, राइट। एम्पावरमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, आर्टिकल याद रखना है 243A DPSP में बोला है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एम्पावर होनी चाहिए, बननी चाहिए, और 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, राइट। तो यही है आज के लिए वीडियो, थैंक यू। एंड आज का जो लेक्चर था इसमें जितने भी हमारे सैलिएंट फीचर्स हैं वो सारे डिस्कस हो चुके हैं, 8 के 8, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग जो स्लाइड थी उसमें बताया भी, 8 के 8 कंप्लीट हो चुके हैं। इसके नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम शुरू करेंगे अब जो हमारी यूनियन और इसकी टेरिटरी है, यानी कि आर्टिकल 1 से शुरू हो जाएगा कि किस तरह से स्टेट क्रिएट होती है, या किस तरह से जो हमारी अदर टेरिटरीज़ है, यूनियन टेरिटरीज़ है, ये जो हमारी स्टेट्स हैं वो, तो इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे जो आगे आने वाली वीडियो है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।